चुनाव के पहले 5 चरणों में जो मनोवैज्ञानिक बढ़त बीजेपी ने ले ली, उसके साथ वो उतरे चुनाव के 6वें चरण में। स्वाभाविक है कि इस मनोवैज्ञानिक बढ़त का लाभ उन्हें मिलना ही था। जो एक डवाडोल वोटर होता है, उसका झुकाव बीजेपी की तरफ हो जाना, ये सामान्य बात है। ऐसा हर चुनाव में होता रहा है और इस चुनाव में भी हुआ है। जिस पक्ष की तरफ जीत जा रही होती है, तो जो वोटर अभी तक अनिश्चय की स्थिति में है कि वो कहाँ जाए, वो उस तरफ झुक जाता है। हालांकि कुछ जगह पे ये फार्मूला थोड़ा सा गड़बड़ भी दिख रहा है। राम राम, मेरा नाम अजय सिंह, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल बसर पर। वोटिंग निपट गई है और चुनाव का भी मामला अब बिल्कुल अपने आखिरी छोर पर पहुंच गया है इस चरण के बाद। और सच यही है कि जो बड़े अधिकारी हैं, उन्होंने भी मोदी के तीसरे टर्म के लिए अपनी कमर कस ली है। वो मोदी के शपथ लेते ही जो उन्हें काम में रगड़े जाने वाला है, उसकी तैयारी कर रहे हैं। कह रहे हैं यार, लगता है इसी के साथ ज़िंदगी बीतेगी हमारी। नोट के गद्दों का जो सोने का ख्वाब था, वो ख्वाब ही रह जाएगा। दरअसल जो शुरुआत में, चुनाव की शुरुआत में विपक्ष का, मीडिया का एक शोर उठा था, उसने जो सरकारी सांड होते हैं, उन्हें थोड़ी सी उम्मीद बंधा दी थी। उन्हें लग रहा था कि ये जो 4 दीवारी से घिरी हुई गौशाला में वो कैद हैं 10 साल से, उससे निकलेंगे और जो आम आदमी की मेहनत की खेती हरिया लहलहा रही है, उससे छुट्टा चरेंगे। और ऐसा चरेंगे कि डकार भी नहीं मारेंगे। पर हायरी किस्मत, और उस किस्मत में मोदी। अब ऐसे ही सरकार में अफसर बन के भी क्या फ़ायदा, कैसे खाएं गमलों में उगाई हुई भ्रष्टाचार की गोभी। तो स्थितियां तो बस यही हैं। बात चुनाव पे लौट के लाते हैं तो जिन 8 राज्यों में चुनाव था आज, उनमें कहाँ आसान मैदान हाथ आया है भाजपा को और कहाँ संघर्ष टाइट वाला होने जा रहा। राज्य दर राज्य और राज्य दर राज्य चलते हैं। सीटों की अलग अलग सीटों पर किस सीट पर क्या स्थिति रही, उस पर बात करते हैं। और सबसे पहले बात बंगाल की। अगर मैं बंगाल की बात करूं तो बंगाल में ये चरण भाजपा के लिहाज से बहुत ही बेहतरीन रहने वाला है। जिन 8 सीटों पर आज चुनाव हुआ है, उनमें से महज 2 सीट ऐसी हैं कि जहां मुकाबले की स्थिति बन रही है। बाकी की 6 सीट पर भाजपा बढ़त लेती दिखाई दे रही है। और बड़ी बात नहीं होगी कि अगर इन 8 में से 8 सीट को भाजपा जीत जाती है। दीदी के सिपह सालार जो थे, अब घुटने टेकने लगे हैं और लगभग ममता दीदी ने भी सरेंडर डॉक्यूमेंट आगे कर दिया है साइन करके भाजपा के। उन्हें मालूम है कि 4 तारीख के बाद भी उन्हें मोदी से ही काम चलाना है। बंगाल से जो खबरें मिल रही हैं, उनसे पता चलता है कि जो गुंडा ब्रिगेड है टीएमसी की, उसने भी धीरे धीरे कान नीचे करने शुरू कर दी है। पलायन भी हो रहा है कुछ जगह। और मैं बिना संकोच, अब चुनाव के जब 5 चरण हो गए हैं, तो मैं बिना संकोच ये बात कह सकता हूँ कि जो बंगाल विजय है, वो अनुमान से ज़्यादा बड़ी होने जा रही है, ये सुनिश्चित है। बिहार में शुरू से ही जो कमज़ोर कड़ी दिख रही थी, वो जेडीयू दिख रही थी। और जेडीयू को लेके जो भाजपा समर्थक हैं वो भी, और जो मीडिया है उसमें भी लगातार इस बात की चर्चा रही कि जेडीयू एनडीए की सीटों में कमी कर सकती है। मैं पूर्वी पश्चिमी चंपारण की बात करूं या वाल्मीकि नगर की, तो यहाँ भले जो आरजेडी का वोट है वो काफ़ी मजबूत है संख्या बल के लिहाज से, लेकिन इन सीटों पे जीत में ज़्यादा बड़ी दिक्कत कहीं दिखाई नहीं दे रही है। 3 सीटें जीत ली जाएंगी। लेकिन अगर आप गोपालगंज और सिवान की बात करेंगे तो यहाँ मुकाबला आपको कड़ा दिखाई देगा, जो कि हिना साहिब के मैदान में होने के चलते सिवान में त्रिकोणीय हो गया है। महाराजगंज में बीजेपी को बढ़त है बड़ी स्पष्ट सी, तो एलजेपी वैशाली सीट पे लीड करती दिखाई दे रही है, वहाँ भी कोई बड़ी दिक्कत नहीं है। लेकिन जो शिवहर सीट है, वहाँ पे मामला थोड़ा सा टाइट है। जेडीयू ने वहाँ से लवली आनंद को मैदान में उतारा है और उनके जो पतिदेव के फूहड़ से मीम और उनके बेतुकी बातें अक्सर सोशल मीडिया पर दिखाई देती रहती हैं, तो जो शायद उनसे मनोरंजन प्राप्त करता होगा वो वर्ग उन्हें वोट दे देता होगा। तो हो सकता है कि बिहार में इस वजह से शिवहर सीट से लवली आनंद जीत जाए। जाति गणित तो होता ही है। क्योंकि यहाँ मैं एक चीज़ कहूँगा कि उनके सामने जो प्रत्याशी हैं, इनकी ऋतु जायसवाल, बेहद शिक्षित, सुलझी हुई, बहुत अच्छी वक्ता, और मैं कहूँगा एक परफेक्ट जनप्रतिनिधि लायक कैंडिडेट है। लेकिन लोकतंत्र में भैया चुनाव सब कुछ तय करता है, वोट की ताकत सब तय करती है।
मेरे जैसे लोगों की पसंद नापसंद की जगह ये मायने रखता है कि उस क्षेत्र की जनता को क्या पसंद है। अन्यथा कम से कम मैं अगर अपनी भले विपक्ष से हैं, लेकिन अगर मुझे कहा जाता वोट करने के लिए, शायद मैं प्रत्याशी के तौर पर ऋतु जायसवाल को चुनता। एक अच्छी कैंडिडेट है, लेकिन मुकाबला ऐसा नहीं है, मुकाबला वहाँ टाइट है और हो सकता है ऋतु जायसवाल संसद पहुँचे। दिल्ली और हरियाणा पे मैं पहले भी विस्तार से बात कर चुका हूँ, पिछले 2 वीडियो इन्हीं पर थे। हरियाणा में स्थिति लगभग यही है कि 8 से 9 सीट वो हैं जहाँ पे मुकाबला नहीं दिख रहा है। सोनीपत पे थोड़ा करीबी मामला है, लेकिन भाजपा को ये है। और एकमात्र मुकाबले वाली सीट हरियाणा की जो है वो रोहतक है, और रोहतक में भी मुकाबला कितना होता है, किस तरफ जाएगा, स्थिति ये है कि बमुश्किल 1% के अंदर ही फैसला होना है। अब ये दीपेंद्र हुड्डा के पक्ष में भी जा सकता है और एनडीए के लिए भी, तो यहाँ रिजल्ट का इंतजार कर लेना बेहतर है। रोहतक इकलौती सीट है जहाँ पे मुकाबले की स्थिति दिखाई दे रही है। बाकी जगह बढ़त इतनी है कि हद ये है कि अगर प्रत्याशी से नाराज़गी भी है तो जीत का जो मार्जिन है वो कम हो जाएगा, बाकी परिणाम पे बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। दिल्ली की सीटों पर भी मैं विस्तार से बता चुका हूँ, फिर भी मैं पुनः स्पष्ट कर देता हूँ। दिल्ली में लगभग स्थिति 7-0 वाली है। मनोज तिवारी वाली सीट के अतिरिक्त और किसी भी सीट पर मुकाबले की स्थिति नहीं है। चांदनी चौक में थोड़ा सा मामला करीबी है, लेकिन बीजेपी यहाँ भी निकाल रही है। वोटिंग लो रही है, इसको लेकर के कुछ सीटों पर चिंता की स्थिति बन रही है, लेकिन ऐसा नहीं है कि इसकी वजह से हार जीत का फैसला बदल जाए। मार्जिन ऊपर नीचे हो सकता है। कुल जमा जो मुकाबला है वो मनोज तिवारी वाली सीट पे है, जहाँ कन्हैया कुमार और मनोज तिवारी आमने सामने हैं। लेकिन फिर भी भले जनता की नाराज़गी है और अन्य चीज़ें हैं, युवा वर्ग जो है वहाँ का वो कन्हैया की तरफ थोड़ा सा आकर्षित है, लेकिन फिर भी उम्मीद ये करता हूँ कि मोदी महिमा जो है उसके सहारे मनोज तिवारी की नैया पार लग जाएगी यमुना के। उड़ीसा झारखंड में मामला पूरे चुनाव में लगभग 50-50 वाला रहा है। ज़्यादातर सीट झारखंड में इस बार शहरी सीटें ज़्यादा थी, जहाँ हमेशा से बीजेपी को बढ़त रहती है और अभी भी है। 4 में से 3 सीटें वो हैं जहाँ पे बीजेपी आगे दिखाई दे रही है। एक पे ही कठिन मुकाबला है थोड़ा सा। ऐसे अगर आप उड़ीसा में जाएंगे तो उड़ीसा में जिन 6 सीटों पर आज चुनाव हुआ है, इन सीटों पर भी जो शहरी मध्य वर्ग है वो अच्छी संख्या में, और इस वर्ग में उड़ीसा में बाकी भारत के विपरीत ये है कि नवीन बाबू बड़े लोकप्रिय हैं। नवीन बाबू को ये वर्ग शुरू से वोट करता आया और इस चुनाव में भी उसमें कोई बहुत बड़ी टूटन नहीं है। नवीन बाबू को ये वर्ग वोट करता आया है और इस चुनाव में भी नवीन बाबू के साथ ही दिख रहा है। लेकिन जो ग्रामीण क्षेत्र है वहाँ बड़ी अच्छी टूट हुई है उड़ीसा में, और जो आज मतदान हुआ है उन सीटों की अगर बात की जाए तो मामला 50-50 है। 3 सीटों पर बढ़त बीजेडी को है, 3 पे हमारे नवीन बाबू को है। हालांकि उड़ीसा से एक चीज़ और सीखने वाली है, और इसे सीखा जाना चाहिए कि लोकतंत्र में चुनाव किस तरह से होने चाहिए, किस तरह से निर्भय और निष्पक्ष तरीके से लोगों को वोट कर देना चाहिए। दोनों ही पक्ष, भाजपा हो या बीजेडी, कहीं से भी अब तक किसी भी तरह की भिड़ंत गुंडागर्दी या इस तरह की चीज़ें देखने को नहीं मिली। तो उड़ीसा का लोकतंत्र वास्तविक मायनों में मैं यही कहूँगा कि सीखने योग्य चीज़ है। जे.एंड.के की एक सीट पर आज मतदान हुआ है, और जे.एंड.के के हिसाब से देखा जाए तो सारे रिकॉर्ड ध्वस्त करके मतदान हुआ। इतना भारी मतदान जे.एंड.के ने, कश्मीर घाटी ने इससे पहले शायद कभी नहीं देखा। आज़ाद भारत के इतिहास का सबसे अच्छा मतदान आप कह सकते हैं राजौरी अनंतनाग सीट पे आज हुआ है। और ये मतदान इस बात का संकेत है कि जो मैंने पहले कहा था कि महबूबा मुफ्ती यहाँ बुरी तरह से हारने जा रही है। बड़ी चीज़ है महबूबा मुफ्ती का हारना। कश्मीर से जो अब्दुल्ला और मुफ्ती परिवार की राजनीति है उसकी समाप्ति की घंटी ये चुनाव बजा रहा है। उत्तर प्रदेश जिस पर सबसे ज़्यादा सबकी निगाह रहती है उस पर आ जाते हैं। और मैं शुरू से जिस चीज़ का जिक्र करता आया हूँ, आज से 1.5 महीने पहले से जो कहता आया हूँ कि उत्तर प्रदेश में और कहीं कोई खतरा नहीं है। जो खतरा है वो पूर्वांचल में है, जो लड़ाई है वो पूर्वांचल में है। और वो इसी चरण की बात मैं शुरू से करता आ रहा हूँ जो आज वोटिंग हुई है। अगर मैं आपको सीट दर सीट बताऊँ तो आपको ज़्यादा बेहतर समझ में आएगा कि ये चरण मैं इसे तलवार की धार पर चलने वाला चरण क्यों कहता हूँ। सबसे पहले बात सुल्तानपुर की कर लेते हैं, जो मेनका गांधी की परंपरागत सीट मानी जाती है। और इस सीट पे स्थिति ये है कि मेनका गांधी जैसी दिग्गज के तोते उड़े हुए हैं। ये सीट भी आसान सीट की कैटेगरी में नहीं गिनी जा रही है, जो बीजेपी के लिए बड़ी आसान जीत वाली सीट मानी जाती थी। यहाँ के जो भाजपाई सिपह सालार थे बड़े बड़े, वो ऐन वक्त पे पाला बदल के दूसरे खेमे में चले गए। ऐसे सिपह सालार सोनू सिंह जैसे कि जिनके माफिया होते हुए भी जब इनकी तरफ बुलडोजर चलता था तो डीजल ख़त्म हो जाता था, ठीक है कि नहीं, उसका इंजन सीज हो जाता था।
पुलिस प्रशासन जिनकी तरफ आंख उठा के नहीं दे सकता था, और भैया वर्तमान जो अपराध नाशक शासन है उसमें भी जिनकी तूती बोलती, ऐसे लोग जिन्हें इतना आशीर्वाद प्राप्त था सत्ता का, वो भी एन वक्त पे पाला बदल के दूसरे खेमे में चले गए और मेनका गांधी की सीट सुल्तानपुर कड़े मुकाबले की सीटों की गिनती में है आज की वोटिंग के बाद। कोई आश्चर्य नहीं होगा यहाँ से मेनका गांधी का मामला गड़बड़ हो जाता है। ऐसे ही प्रयागराज और फूलपुर सीट की अगर मैं बात करूं तो फूलपुर में हालांकि टाइट मुकाबला है, बहुत टाइट है, लेकिन जो बढ़त है करीबी मुकाबले में वो प्रवीण पटेल के पक्ष में दिखाई दे रही है फूलपुर में। ऐसे ही अगर प्रयागराज की बात की जाए तो यहाँ भी उज्ज्वल रमन सिंह ने बहुत ज़बरदस्त चुनाव लड़ा है, और चुनाव इतना ज़बरदस्त लड़ा है कि ये सीट भी बहुत ज़्यादा करीबी मुकाबले में। और अगर उज्ज्वल रमन सिंह यहाँ से सीट निकाल देते हैं या जीतते हैं तो कम से कम मुझे आश्चर्य होने नहीं जा रहा है। ऐसे ही अगर अम्बेडकर नगर सीट की बात करूँ तो यहाँ से रितेश पांडे की जो निजी क्षमताएं हैं, उनका निजी वोट है, समर्थन है, उसके चलते वो यहाँ पे लीड कर रहे हैं। दूसरा, उन्हें जो सपा के अंदर से भीतर घात हुआ है उससे सहारा मिला है, तो लगभग इस सीट पर रितेश पांडे को ठीक ठाक बढ़त है, यहाँ से दिक्कत नहीं आ रही रितेश पांडे को। बस्ती सीट जो बड़ी स्पष्ट लग रही थी आरंभ में, उस पर भी मामला करीबी फंस गया और हरीश द्विवेदी जी भी कठिन लड़ाई में हैं। दोनों तरफ से तोड़फोड़ हुई है वोटों की, और हरीश द्विवेदी जी को भी बड़े करीबी मुकाबले में यहाँ पे जाना पड़ेगा और जीत हार का फैसला बड़ा नज़दीकी होगा हरीश द्विवेदी जी का भी बस्ती सीट पे। डुमरियागंज में जगदम्बिका पाल जी की नैया कैसे पार लगेगी, बड़ा कठिन लग रहा है। क्या यहाँ पे बड़ी विकट तोड़फोड़ मची है, और यहाँ पे ना तो जो उनके करीबी रहे वो साथ हैं, ना पार्टी के कैडर से उस तरह का सपोर्ट मिला है जगदम्बिका पाल जी को। ऐसे में उनकी सारी उम्मीदें दो चीज़ों पे है कि जो एक मोदी की योजनाओं का लाभार्थी वोटर है वो उन्हें वोट कर दे, और कमल के फूल के निशान का जो एक तरह से जुड़ा हुआ वोटर है ब्राह्मण वोट, वो टूटे ना। सिर्फ इस पे एक चांस बनता है कि डुमरियागंज से जगदम्बिका पाल जी सीट निकाले। ऐसी लालगंज सीट पे भी मामला करीबी है, करीबी जरूर है, लेकिन जो जीत की संभावना है वो भाजपा के पक्ष में ही प्रबल है। यहाँ इतनी दिक्कत नहीं आने जा रही, करीबी जीत हार होगी लेकिन भाजपा जीत जाएगी। नरुआ की एक्सीडेंटल जीत जो थी आजमगढ़ में, वो भी अब आगे कंटिन्यू रहती दिखाई नहीं दे रही। हालांकि अभी कुछ खबरें अपुष्ट हैं कि सपा में कुछ अंदर खाने भी तोड़फोड़ हुई है, लेकिन इनके पुष्ट होने तक मैं यही मानूंगा कि नरुआ जी की सीट उनसे छिन रही है। जौनपुर सीट भी भाजपा गिरते पड़ते ही जीत रही है। वही सिपह सालानों का धोखा, और जिनसे सबसे ज़्यादा उम्मीद थी उनका पीठ दिखाया जाना है इन वक्त पे। सैफई में आके सैफई के सिकंदर जो हैं अली शेख जी, उनके सामने साष्टांग दंडवत होके कदम चूम पाबोस कर लेना, तो उस स्थिति ने जौनपुर की सीट को भी कठिन लड़ाई में डाल दिया। और वहाँ से जो अपने प्रत्याशी हैं भाजपा के कृपा शंकर सिंह जी, अगर वो जीत जाते हैं ये चुनाव, तो मेरी उन्हें यही सलाह है कि वो सबसे पहले भागते हुए आदरणीय बहन जी के यहाँ जाएं और बिल्कुल पैरों में साष्टांग दंडवत होकर उनका आशीर्वाद प्राप्त करें, क्योंकि इस जीत का सारा श्रेय अगर किसी को जाएगा तो वो बहन जी को जाएगा। मछली शहर में ऐसे ही जो बीपी सरोज हैं, उनके तोते पिछले चुनाव में ही जो बसपा कैंडिडेट है उन्होंने उड़ा दिए थे, और इसी चक्कर में राजभर चचा जो हैं, पियर का चचा कहे जाते हैं, उनको साथ लेना पड़ा पार्टी को, ताकि वहाँ पे कुछ स्थितियाँ सुधारी जा सकें। कुछ स्थितियाँ सुधरी भी हैं। हालांकि प्रिया सरोज जो सामने है वो भी बड़ा अच्छा चुनाव लड़ी है, लेकिन फिर भी मछली शहर सीट भाजपा निकाल लेगी। वही कम अंतर से निकल रही है लेकिन निकल जाएगी। ऐसे भदोही सीट पर बसपा बहुत अच्छा वोट ले रही है, और चूँकि बसपा वोट अच्छा ले रही है तो मामला त्रिकोणीय बन रहा है, और मामला त्रिकोणीय बन रहा है इसलिए इस सीट पर जो इंडी गठबंधन है उसका टीएमसी होना तय है। तो जीत भाजपा के खाते में भदोही सीट पर लगभग सुनिश्चित सी दिखाई दे रही। प्रतापगढ़ सीट पर भी भैया बड़ा खेला हुआ, जिन्हें माननीय बनाया, एमएलसी बनाया, विधान परिषद में बैठाया, और जिनकी राजनीति आगे बढ़ाने के लिए हमारी प्रदेश भाजपा ने अपने ही वोट पे आरी चलवाई, वो ऐन वक्त पे सपाई हो गए। पुराने भी सपाई ही थे, सपाई खानदान के वफादार थे, और यहाँ भी ऐन वक्त पे अपनी वफादारी
सफाई के ही साथ रखी उन्होंने। वैसे भी कहावत है कि भैया घोड़े की पिछाई और राजा की अगाई। अब लोकतंत्र में राजा नहीं होते, लेकिन राजाओं का गुमान तो फिर भी होता ही है। तो बचा के चलना था, थोड़ा नहीं बचा पाए। हालांकि समर्थन इस स्तर का रहा कि जिन गुर्गों पे राजा साहब के जिन गुर्गों पर 10-10 लाख रुपए के इनाम हैं, कभी आज तक ये सुनने में नहीं आया कि उनके घर की तरफ बुलडोजर गए हों या उनके विरुद्ध किसी तरह की कोई कार्रवाई हुई। तो उसके बावजूद भी समर्थन नहीं ले पाए, तो ये विचारणीय प्रश्न है। हालांकि जो गुप्ता जी हैं यहाँ से प्रत्याशी, उनका विजय से संगम पिछली बार वोट के बंटवारे ने 3-4 जगह वोट बट गया था, तो गुप्ता जी का संगम विजय से हो गया था, तो गुप्ता जी का जीत का संगम हो गया था। लेकिन अब की बार से जो वो वोट है बिखरा हुआ, वो विपक्ष के साथ संगम करके बैठा है, तो संगम गुप्ता जी की सीट कठिनाई में दिखाई दे रही है। सच्चाई यही है। हमको तो गुप्ता जी के आसार कुछ ठीक नहीं लग रहे, बाकी तो वोट खुलेगा तभी स्पष्ट होगा। तो ये था भैया उत्तर प्रदेश सहित जिन राज्यों में हुए हैं चुनाव, उनकी सीटों का आज का वोटिंग के बाद का हाल। उत्तर प्रदेश की सीटों के अलावा अन्य जगहों पर इतनी कठिनाई नहीं है। चुनाव बड़ा भाजपा के पक्ष में झुका हुआ है। इस चरण का भी जो मनोवैज्ञानिक बढ़त शुरू से मिली थी, उसका भरपूर फायदा लिया है बंगाल में, उड़ीसा में, झारखंड और बिहार में भी। लेकिन उत्तर प्रदेश की जो ये सीटें थी, ये पहले से तय था कि इन पर चुनाव बहुत करीबी होगा, बहुत कठिन होगा, और वो कठिन दौर भी भाजपा ने निकाल दिया इन 14 सीटों का। अगला चरण भाजपा के लिए कुछ आसान, हालांकि इसमें भी कुछ सीटों पर दिक्कत है, लेकिन इस चरण से वो चरण ज़्यादा आसान। तो अगले चरण की वोटिंग के बाद देश भर की सीटों का अनुमान एक साथ लेके आते हैं और एक सटीक संख्या देने का प्रयत्न करते हैं कि भाजपा कितनी सीटें जीतने जा रही है और एनडीए को कितनी सीटें मिलने जा रही हैं। क्या 400 पार का नारा सच होने जा रहा है या कुछ कमी रह जाएगी? इस पर चर्चा चलती रहे, इस पर बात आगे बढ़ती रहे, आपसे वार्तालाप होता रहे। इसके लिए ज़रूरी है कि आप चैनल